नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की सेक्शन LEHR के इस वर्चुअल कालांश में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। प्रिय छात्रों, जैसे कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपसे बात की थी कि ये जो सम्मुख है उसे कुछ लोग खंड काव्य कहते हैं, कुछ लघु काव्य कहते हैं। लेकिन स्वयं लेखक का ये कहना है कि खंड कहने से ऐसा लगता है जैसे कुछ टुकड़ा है, टूटा हुआ है, इसलिए वो कह रहा है मुझे ये लघु ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि उससे ये छूटन का बोध नहीं होता। इसी तरह राजद्वार आदि को वो कहता है मैं सर्ग की जगह अंश कहना पसंद करता हूं। हालांकि परंपरा में ऐसे चीजों को सर्ग ही कहा गया है। संस्कृत की परंपरा में सब जगह सर्गबद्धोच महाकाव्यम परिभाषा भी दी गई डंडी के द्वारा, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अंश में कहने के साथ एक एकता का भाव अधिक निश्चय रहता है, इसलिए मैंने उसको सर्ग न कहकर अंश कहा। अब वो कहते हैं कि जो मैंने पहले राजद्वार के अतिरिक्त जो मृत्यु दृश्य, ब्राह्मण शाप, नारदीय परामर्श को स्वतंत्र अंशों के रूप में लिखने की कल्पना की थी, परंतु वे सब राजद्वार में आकर मिल गए। क्यों मिल गए? तो उन्हें क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि इनका अनावश्यक विस्तार करना ठीक नहीं है, ऐसा लेखक का अपना मत है। उसके विपरीत वन देवता का जो स्वतंत्र रूप था दंडकारण्य, वो लेखन में ही उनका सामने, यानी ये जो आप उस किताब का पहला पन्ना देखते हैं और उस पहले पन्ने में आपको जो अनुक्रम दिखाई देता है, और अनुक्रम में आपको जो ये अनुक्रम के अंदर कुछ नाम दिखाई दे, राजद्वार, पुष्पकयान, वन देवता, दंडकारण्य, प्रतिपक्ष, छिन्न शीश, आत्मकथ्य और रक्त तिलक, तो ये जो 8 एक तरह से अंश इसके दिखाई देते हैं जो राजद्वार से शुरू होकर रक्त तिलक तक जाते हैं यात्रा में। उन सब को ये कैसे उसके दिमाग में आए और उनके प्रति क्या था वो हमें बताते हुए कहते हैं कि इस तरह से वन देवता वाला तो उसी समय आया जब दंडकारण्य का लेखन में वन देवता का स्वतंत्र रूप से था जो दंडकारण्य में आया। उससे पहले पुष्प ज्ञान को मैंने जब किया तो अंतरिक्ष यात्रा नाम दिया था, फिर वो मुझे लगा कि नहीं ये व्याख्यात्मक ज्यादा है, तो पुष्प ज्ञान कहीं अधिक ज्यादा प्रतीकात्मक है। इसी तरह प्रतिपक्ष और छिन्नशीष का बिलगाव भी बाद में घटित हुआ, इसलिए प्रतिपक्ष इस काव्य का मेरुदंड है। वो कहता है इसमें जो वो इस काव्य का आधार है वो प्रतिपक्ष है, क्योंकि जहां से उसकी बहस शुरू होती है। सम्मुख की प्रखर तेजस्विता राम की महान गौरवमयी राज चेतना को आर पार भेज जाती है, और वो उनकी भाषा में कहते हैं कि राम का प्रशासकीय दृष्टि सबल नहीं है, पर सम्मुख की तर्कशीलता जीवन के उस पहलू को उद्घाटित करती है जिसकी उपेक्षा राम के चरित्र से हो रही है। वर्ण व्यवस्था आज किसी भी रूप में मानव विरोधी व्यवस्था के रूप में जानी गई है और स्वीकार्य नहीं है किसी भी रूप में, लेकिन फिर भी उसका जो एक आदर्श कल्पनात्मक धारणा थी वो एक तरह से विडंबनापूर्ण घटना थी, और उस विडंबनापूर्ण घटना को मैंने एक तरह से अपनी तरह से इसको देने की कोशिश की। ये जो विडंबना है इसको मैंने आपको महसूस कराने की कोशिश की। मतलब ये वो कहते हैं कि मैं आज तक कि कहता हूं सूद तपी को कियो वध और सबरी घर पाई लई पहुनाई। तो ये जो सूद तपी को कियो वध वाली जो भावना है कि मैंने किस तरह से एक शूद्र का वध किया और एक तपी को उसका वो किया, सूद तपी को कियो वध और सबरी घर पाई लई पहुनाई। तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो सम्मुख के मन में जो आत्मकथ्य था उसको जो मेरे मन में उसको लिखने की भावना थी वो इसी रूप में आई। तो ये जो सारी अलौकिकता थी उसको मैंने लौकिकता के धरातल पर उतारा, और मुझे लग रहा है कि रक्त तिलक वाला जो अंश था वो एकलव्य से उसको जोड़ते हुए और उस काल से जोड़ते हुए मैं तर्कयुक्त ढंग से उसको आपके सामने रखकर मानवीय क्षमता का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है। उस वाकई हम देखते हैं कि लेखक का ये प्रयास वहां सफल भी नजर आता है, क्योंकि ये जो सारे चरित्र इस तरह के हैं, चाहे वो एकलव्य है, वो सम्मुख है, या इस तरह की जितनी भी घटनाएं हमारे को दिखाई देती है, वो कहीं न कहीं मध्यकालीन व्यवस्था के अंदर जो आई जड़ता, अंधकारमयता और एक तरह से दुराग्रहशीलता और तर्क से चित्त होकर एक परंपरागत मार्ग पर अग्रसित होने की अनर्थ कोशिश का सुपरिणाम नजर आती है। और लेखक उसको चैलेंज करता है, और न केवल उसको चैलेंज करता है बल्कि उसको तर्क के माध्यम से, गतिशील ज्ञान के माध्यम से उसे काटकर हमारे सामने जीवन के विस्तृत फलक को और विविध आयामों को और पहलुओं को रखता है, ताकि हम भली भांति ये जान सकें कि समाज का असली स्वरूप क्या होता है और असली सच क्या होता है। अगर हम उसको नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं पहचानेंगे, तो निश्चित मानिए, तय मानिए, ये जानिए कि हम सच के इर्द गिर्द तो जा सकते हैं, पर उसको प्राप्त करना या उसको छूना हमारे लिए असंभव होगा।
और वह जहाँ इर्द गिर्द जिससे मैं कह रहा हूँ वो इर्द गिर्द भी भला कितना इर्द गिर्द होगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये जो मैंने बताई आपको यात्रा की, ये जो 8 सोपानों की यात्रा है, जो कि इस तरह से शुरू होती है राजद्वार से और खत्म होती है रक्त तिलक पे। और जैसे कि उन्होंने कहा कि जो प्रतिपक्ष यानी कि जो लगभग 5वां खंड है इसका प्रतिपक्ष, वो इस पूरी कविता का एकदम मेरुदंड बनकर उभरता है। तो ये जो मेरुदंड जो जिसने कविता को खड़ा कर रखा है, इस पर आपका फोकस वाजिब है और आपको ध्यान देना चाहिए। मैं भी इसकी व्याख्याओं पर विस्तार से जाऊंगा, तब इसके बारे में और चीजें आपसे साझा करूंगा। और फिलहाल आपने इतनी सारी बातों को मेरा ध्यान से सुना। नमस्कार, धन्यवाद।